Class number 9 of ratio analysis, and as we spoke about it earlier, that in this video we're going to do a live workshop on the financial statement of a listed entity, that is Bharti Airtel Limited, to enhance our conceptual clarity on the chapter ratio analysis relating to CS Executive New Syllabus Corporate and Management Accounting पे. टिल नाउ व्हाट वी हैव डन इज हमने 8 क्लासेस लॉन्च किए. 8 क्लास में रेशियो एनालिसिस में जितने कंसेप्ट्स थे, जितने फॉर्मूलेज थे, एक एग्जांपल मास्टर सम करके उसके हिसाब से उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बिल्डअप किया. हमने पूरा कंसेप्ट्स को लर्न किया, समझा. ओके, अब इस वीडियो में क्लास नंबर 9 है. इस वीडियो में हम लोग वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी को एक अलग लेवल में लेके जाएंगे, क्योंकि एक लिस्टेड एंटिटी है और रिसेंटली कंक्लूडेड जो फाइनेंशियल ईयर है 1920 31 मार्च 2020, वहाँ तक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम लाइव हम लोग डाउनलोड करेंगे और वहीं पे ही हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर को और अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे. ओके, बहुत बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन अभी तक आ रहा होगा कि जैसे अर्लियर जितने क्लासेस हमने कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एफएम के किए हैं या अपलोड हुए हैं, जो वीडियोस आप लोगों ने देखा है, सबने हमने क्या किया, कंसेप्ट धीरे धीरे समझते गए, क्वेश्चंस भी करते गए. लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने अभी तक क्वेश्चन एज सच करके कुछ नहीं किया. एक मास्टर सम बनाया था, उसको लेके हमने सारे जितने टर्म्स थे, जितने फॉर्मूलेज थे, उसको समझने का बस कोशिश किया. क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व उस लेवल का नहीं किया हुआ है. तो बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे, ऑब्वियस है कि व्हाट अबाउट द क्वेश्चन सर, हमको तो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया, तो क्या हम रेशियो एनालिसिस में आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं? द आंसर इज यस. बट ये चैप्टर गाइज मेरे तरफ से एक सेल्फलेस डिक्लेरेशन है आप सबके लिए, टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो. रेशियो एनालिसिस चैप्टर बहुत ईजी है, कंसेप्ट बेस्ड है और फॉर्मूला बेस्ड भी है. ओके, आप अभी एग्जीक्यूटिव में हो, प्रोफेशनल क्लियर करेंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आएंगे, वहाँ पे सिर्फ बुकिश टर्म्स या जैसे एग्ज़ाम के लिए इंटेंशन रख के हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, वही तक ही अगर आपका नॉलेज सीमित रह गया या लिमिटेड रह गया, दिस विल नॉट हेल्प यू. ये पर्पज़ है मेरा कि ये जो लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं ना, रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? नॉट ओनली फॉर द एग्जाम पर्पज़, क्योंकि आप बीइंग अ सीएस, आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आएंगे, यू मस्ट बी फिनेंशियली लिटरेट. आपका सिर्फ एग्जाम पास करके डिग्री होल्ड करना इज नॉट इनफ, आपको फिनेंशियली लिटरेट भी होना पड़ेगा. ये जो लाइव वर्कशॉप है, मेरा इंटेंशन इसीलिए है कि इसके थ्रू आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी लिस्टेड कंपनी, भारती एयरटेल, नो डाउट अ वेरी बिग एंटिटी, वहाँ पे आपका मोर देन 100 आपके सब्सिडियरीज हैं उस एंटिटी के, और जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट्स हैं, सारे का मर्ज करके किस तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखता है. आपको लाइव अगर कोई सामने आके पूछ दे कि नहीं, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके बताओ, रेशियो एनालिसिस रेशियोज निकाल के बताओ, उस केस में बहुत सारे बच्चे थोड़े से बैक फुट में रह जाते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ अभी तक आईसीएसआई के क्वेश्चंस ही देखे हैं. हमने सिर्फ आईसीएसआई के एग्जांपल्स या स्कैनर हो गया या कोई बुक का ही जो स्क्वीज्ड वाले, जो अब्रीज्ड जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन बस दिया रहता है, उसी को लेके हमने एनालिसिस अभी तक किया है. तो यही मेरा इंटेंशन है कि ये जो लाइव वर्कशॉप हम आज करने वाले हैं, इसमें आपको रेशियो एनालिसिस को लेके कभी भी कोई भी प्रैक्टिकली डिफिकल्टी नहीं हो, ये इंटेंशन से ये पूरा बनाया जा रहा है. एंड आई एम श्योर आई ट्राई माई बेस्ट कि ये जो लाइव वर्कशॉप है, इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, बट सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स वाचिंग कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, इस वीडियो को एंजॉय करने का कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारा बातें इसमें हम लोग करने वाले हैं, बहुत सारे डिस्कशंस करने वाले हैं, which I am 100% sure that will help you in future too, not only for your exam but also for your future career. So with that intention, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, which is a live workshop on the chapter ratio analysis relating to or based on the financial statement of ratio analysis, Bharti Airtel. Okay, before moving ahead, I'd like to sincerely thank all my subscribers, and if new to the channel, do subscribe and hit the bell icon. Let's start the class.
सो फाइनली स्टार्टिंग टुडेज क्लास। आपके सामने है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे हम क्यों आए हैं? क्योंकि हमको भारतीय एयरटेल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिक्लेयर्ड वाला है, स्टॉक एक्सचेंज में फाइल करना होता है लिस्टेड एंटिटीज़ को, वहाँ से हम लोग डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपको ये वेबसाइट खोलना है और यहाँ पे जाके गेट कोड जो है यहाँ पे सीधा भारतीय एयरटेल लिख देंगे। भारतीय एयरटेल देखिए आ गया नीचे। आप उस पर क्लिक करेंगे तो भारतीय एयरटेल का खुल जाएगा जो पेज है। और ये भारतीय एयरटेल का ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे आके आपको कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में क्लिक करना है। तो आपका जितने सारे कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को फाइलिंग किया हुआ वो सारा का सारा आ जाएगा। इसमें अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो और फाइलिंग करता है एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में, सारे के सारे आ जाएंगे। ओके, हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढूंढना है यहाँ से। डिस्क्लोजर अनाउंसमेंट रिजल्ट, 1 सेकेंड, नीचे दिस वन, यहाँ पे है रिजल्ट। ओके, 31 मार्च का है ये, और ये फाइलिंग डेट है 18 मई। देख पा रहे हैं आप लोग? ओके, यहाँ पे जाके पीडीएफ में क्लिक करना है। पीडीएफ में क्लिक करने से आपका फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो और पीडीएफ में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि द चैप्टर इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस। सो अब फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, दिस इज़ योर भारतीय एयरटेल का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये, ठीक है। 18 मई को ये फाइल किया हुआ है। अब रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पे हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि इटसेल्फ आप देख पा रहे हो 94 पेजेस का ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो अपार्ट फ्रॉम द मेन जो एरिया है हमारा रेशियो एनालिसिस के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना है, बैलेंस शीट पीएल देखना है, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑडिटर्स रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, कंपनी का पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, सेगमेंट रिपोर्टिंग, बहुत सारे ऐसे और चीज़ें भी और इन्फॉर्मेशंस भी हैं जो इसमें सारे इंक्लूडेड हैं। सबको तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। विल कीप आवर डिस्कशन लिमिटेड अप टू द रेशियो एनालिसिस चैप्टर। जो हमको रेलिवेंट है वही हम देखने वाले हैं। ओके, हम आगे चलते हैं इसमें। ओके, ये फर्स्ट पेज है आपका। सेकेंड पेज में आएंगे आप, यहाँ से आपका देखिए सामने मैंने ये सारा स्टडी किया हुआ है, क्योंकि आपका टाइम भी कम लगेगा, आपको कम टाइम में रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगे। ये जो पेज है सेकंड पेज में, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। भारतीय एयरटेल का सारा बता दिया यहाँ पे, एड्रेस वगैरह। और यहाँ क्या लिख रहा है, स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओके, कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। कंसोलिडेटेड का बात ध्यान रखना है। ये जो पीएल बना है, कंसोलिडेटेड पीएल बना है, आप लोग कंसोलिडेशन का चैप्टर कर चुके हो तो आपको आइडिया होगा कि कैसे बनता है। ओके, और ये कंसोलिडेटेड है मतलब सब सब्सिडियरीज वगैरह सब कुछ को इंक्लूड करने के बाद है। क्वार्टर एंडेड और ईयर एंडेड दोनों लिखा हुआ है, तो आप कॉलम को ध्यान दें। हमारे लिए ये कॉलम हम एनालिसिस में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये क्वार्टर एंडेड है। हम ईयर एंडेड को लेकर सारा डिस्कशन कर रहे हैं। जो ईयर एंडेड सीख गया तो क्वार्टर एंडेड तो उसके लिए इजी पड़ेगा ही। एंड यहाँ पे जो फिगर्स हैं बहुत सारे मिलियंस में हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। हमने ये फॉर्मेट जो है पीएल का फॉर्मेट जो दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, ये हमारे लिए न्यू नहीं है, हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं। बट लाइव देख रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर लिस्टेड कंपनी है, उसमें बैलेंस शीट और पीएल कैसा दिखता है। ओके, रेवेन्यूज, अदर इनकम, ये सारे आ गए। यहाँ पे एक्सपेंसेस आ गए, ये सब आपको पता है। एक्सपेंसेस में ये कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंसेस आए। अब मुझे यहाँ अगर हम देखेंगे ना, क्योंकि रेशियो एनालिसिस करोगे तो कंपैरिजन स्टार्ट होता है। कंपैरिजन में हमको 2 साल का या 2 पीरियड का इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। तो ये 31 मार्च 2019 का है, ये 31 मार्च 2020 का है। सो बीइंग ए रैशनल इन्वेस्टर, आप जब भी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने जाओगे तो एटलीस्ट 2 पीरियड का गैप देखते हो। ऐसे देखना तो बहुत कुछ चाहिए, बट जनरली हम बेंचमार्क क्या रखते हैं, एटलीस्ट 2 साल का हम तो देखते ही हैं। ओके, वरना कंपैरिजन नहीं आएगा, वरना आपको ट्रेंड पता नहीं चलेगा एक कंपनी का परफॉर्मेंस का, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। ओके, सो इसी डिस्कशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बेटा ध्यान दो, यहाँ पे पहला आइटम क्या है, रेवेन्यूज। रेवेन्यूज में देखो
आपको ईयरली फिगर सारा मिल जाएगा। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा हम लोग करने क्या वाले हैं रेशियो एनालिसिस में। ओके, सो अगर आप 2019 का देखेंगे 808 8,07,802 मिलियन रुपीस का इसका रेवेन्यू था एंड इसमें 875 हो गया 2020 में। ऑब्वियसली सर ग्रोथ है, यही रेशियोज हैं। कितना ग्रोथ हुआ एक्स्ट्रा ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो इतने का ज़्यादा रेवेन्यू आप 67,558 मिलियंस का आप ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किए हैं। ओके सर, ठीक है। परसेंटेज वाइज हम देखेंगे तो 8.37% का ग्रोथ ऑन रेवेन्यू है सर, ठीक ठाक लग रहा है। ओके, आगे चलते हैं। अदर इनकम भी है, अदर इनकम को भी आप उसी पर्सपेक्टिव से आप एनालिसिस कर सकते हो। दोनों को मिलाते हैं तो टोटल इनकम आता है। ओके, अब यहाँ पे मेरा एक बोलने वाला बात होता है कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कर रहे हो, आप नो डाउट रेवेन्यू तो देखोगे ही, आप अदर इनकम भी देखते हो, आप टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम भी देखते हो। बट ये टोटल इनकम में जो दो कंस्टिट्यूएंट है, रेवेन्यूज एंड अदर इनकम, इसका प्रोपोर्शन भी आप देखना होता है आपको, क्योंकि बहुत सारे जगह पे टोटल इनकम के बेस पे आप देखोगे ह्यूज ग्रोथ रहता है, लेकिन कंपोनेंट्स में देखने जाओगे तो रेवेन्यू जो है, जो उसका प्रिंसिपल अर्निंग सोर्स है, वो कम है, अदर इनकम बढ़ा हुआ है। तो उस केस में भी कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर का जो कंसर्न है वो राइज होता है कि नहीं, ये फिर बिजनेस में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव लगा हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अदर इनकम से ज़्यादा पैसा आ रहा है अपार्ट फ्रॉम द कोर अर्निंग एक्टिविटीज़। ओके, तो यहाँ पे वैसा कुछ अलार्मिंग सिचुएशन है नहीं। आप अगर टोटल बेसिस पे देखोगे तो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है इन टोटल रेवेन्यू इज 8.3%। ओके, विच इज हैंडसम एंड गुड। ओके, आगे चलते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस दिए। अब बेटा ये एक्सपेंसेस, ये टोटल एक्सपेंस है, दिस वन इज योर टोटल एक्सपेंस। ओके, आगे जाएंगे। आप अगर रेवेन्यू को एक्सपेंस से माइनस करते हो तो व्हाट यू गेट, प्रॉफिट या इनकम नेट। ओके, ये जो फिगर आया ना बेटा, यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट अभी तक आया नहीं है। ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एंड फाइनेंस कॉस्ट आया नहीं है, इसलिए ये जो फिगर आया, ये दिस वन, ये फिगर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, EBITDA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। क्योंकि इसमें ये जो फिगर आया, ये फिगर में डेप्रिसिएशन अभी तक एडजस्ट नहीं किया हुआ है, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अभी तक एडजस्ट नहीं किया हुआ है, वो करने वाले हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ये प्रेफरेंसेस डिफर करता है कि बहुत लोग बहुत कुछ पैरामीटर्स के साथ एनालिसिस करना चाहते हैं। कोई किसी के लिए रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है, तो किसी के लिए अदर इनकम इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए टोटल इनकम इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए EBITDA जो है बिफोर डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए PBT इंपॉर्टेंट है तो किसी के लिए PAT इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे बातों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं धीरे धीरे। सो दिस इज द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ओके, अगर इसको भी कंपेयर करें, माइंड यू हमने स्टार्टिंग से ही क्लियर कर दिया, हम ईयर ऑन ईयर का फिगर को देख रहे हैं, क्वार्टर एंडेड को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। ओके, अगर आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को देखेंगे, उसमें भी सर ग्रोथ है और बहुत अच्छा ग्रोथ है। ठीक है, 261,101 2,61,101 मिलियन का 2019 में था आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, एंड वो 31 मार्च में हो गया 3,69,343। जंप है। ओके, और कितना परसेंट का जंप है, 41.46%, विच इज ह्यूज, बहुत बढ़िया है। ओके, आगे चलते हैं। अब सर मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन सब देने के बाद जगह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा, तो ये डिस्कशन को हम कोरिलेट कर रहे हैं। अब हम जो कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो चैप्टर्स पढ़ते हैं, उसमें जो बार बार बोलते हैं EBIT, EBT, PAT, EPS, वही सब लाइव हम इस स्टेटमेंट के थ्रू सीख रहे हैं। ओके, एक छोटा सा कैलकुलेशन मैंने साइड में दिखाया हुआ है, देखो ये 2020 है, ये 2019 है। ठीक है, फिगर्स इसी स्टेटमेंट से ही लिया हुआ है। ये हमारा EBIT DA है। ओके,
तो डेप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन हमको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ही सारा दिया हुआ है डेप्रिशिएशन एमोर्टाइजेशन, दिस फिगर दिख रहा है सब लोगों को। ओके, तो हमने डेप्रिशिएशन एमोर्टाइजेशन अब अगर हम माइनस कर देते हैं यहाँ से, तो जो फिगर बचता है वो हमारा क्या होता है, EBIT। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्यों मैंने ये लाइव वर्कशॉप करने का कोशिश किया, क्योंकि लाइव फॉर्म में आप एक लिस्टेड एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वही सब कैलकुलेशन कर रहे हो जो आपको एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो एग्जाम क्वेश्चन या बुक के क्वेश्चन में दिया रहता है उससे जो कैलकुलेट कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हो, बट इन ए डिफरेंट वे। आपको थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है, तो ये आपका आगे का फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा, ये मेरा मानना है। ओके, EBIT हो गया। अब EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इंटरेस्ट का बाद भी होना चाहिए। ये देखिए फाइनेंस कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, एक फाइनेंस कॉस्ट है, एक फाइनेंस इनकम है, दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, फाइनेंस कॉस्ट है हमने जो इंटरेस्ट दिया, फाइनेंस इनकम है हमको जो इंटरेस्ट मिला, हम किसी को लोन दिए तो हमको इंटरेस्ट मिलता है, फाइनेंस इनकम, हम किसी से लोन लिए हम इंटरेस्ट देते हैं तो फाइनेंस एक्सपेंस। ओके, तो ये जो फाइनेंस कॉस्ट एंड फाइनेंस इनकम है आप उसको नेट बेसिस पे भी कंपेयर कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में देखेंगे 2019 का 2020 का बाद अगर आप देखोगे 1,39,918 ये आपका फाइनेंस कॉस्ट था, मतलब इतने का इंटरेस्ट आपने दिया, तो साथ में 16,098 का फाइनेंशियल इनकम भी हुआ है। दोनों को नेट करेंगे ना, दोनों को अगर आप नेट करोगे तो आपका यही फिगर आएगा 1,23,820, ये आपका नेट में फाइनेंस कॉस्ट है। ओके, एडजस्ट कर दिया, सेम वे में 2019 का भी निकाला है। ओके, तो EBIT निकल चुका था, अगर आप फाइनेंस कॉस्ट को उसके साथ एडजस्ट कर देंगे तो उसके बाद आपका EBT आ जाना चाहिए, बट क्योंकि ये कंसोलिडेटेड है, ये जो फिगर ये कंसोलिडेटेड है, तो कहीं ना कहीं आपके जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट्स, बाकी जो एसोसिएशन है आपका, उसका भी प्रॉफिट वगैरह को ऑपरेशन में आपको ऐड करना पड़ेगा या लेस करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। अब अगर जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट को आप देखोगे ना तो उसका भी डिटेल आपको साथ में दिया हुआ है, दिस पार्ट, एक प्रॉफिट है एक लॉस है, ठीक है, और एक एक्सपेंस एक इनकम है, मैंने नेट फिगर में उसको लिया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो 5252 इज द जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट का टोटल, 1662 इज द टोटल फॉर 2019। दोनों को अगर हम एडजस्ट करेंगे नेट में हमारा क्या आ रहा है, ये बहुत अलार्मिंग है, चीज़ को समझने का कोशिश करें। ये जो आया 2020 का अगर बात करेंगे तो 2020 में EBT आया आपका, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। सर ये तो नेगेटिव है, लॉस दिख रहा है, यस इट इज़ अ लॉस, 26,121 मिलियन का लॉस है 2020 में, किसका, भारती एयरटेल का। तो लॉस सुनते ही बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, इसे इतना लॉस है, ये तो बहुत खराब है। नहीं, सिचुएशन बेटर हो रही है, एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी टू एनीवन हियर। हम ये पूरा का पूरा प्योरली हम नॉलेज पर्पस के लिए, एग्जाम पर्पस के लिए ये स्टडी कर रहे हैं। ओके, अब अगर आप 26,121 का लॉस है और मैं ये फिर भी ये बोल रहा हूँ कि नहीं ये बहुत अच्छा है, क्यों ये बोला, 2019 में देखो 2019 का लॉस 46,606 का था, तो सिचुएशंस आर गेटिंग बेटर, हम लॉस कम कर रहे हैं। पिछला साल ऑलमोस्ट डबल का लॉस था, ऑलमोस्ट डबल। अगर आप ग्रोथ देखेंगे ना, इसमें ग्रोथ हो जा रहा है 44% का। आई होप आपको ये परसेंटेजेस निकालना एटलीस्ट आता ही है, सब लोग को आता है। तो बेस क्या है, 2019 का ही बेस है, उसी के हिसाब से हम रेशियोज को देख रहे हैं, इधर ग्रोथ हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है, यही तो होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, तो अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका EBT हो गया। अब टैक्सेस का बात आएगा, ये अर्निंग बिफोर टैक्स है, टैक्सेस का बात आएगा, ये जो पार्ट है यहाँ पे जो दिया हुआ है करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, ये उसका टैक्सेस का पार्ट है। ऑब्वियसली ये जो टैक्सेस का कैलकुलेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 जब हम लोग करेंगे, AS 22, उसमें ये करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स का पूरा डिस्कशन होएगा हमारा।
लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेट करके ऑलरेडी दिया हुआ है उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं, क्योंकि सब बातें एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस को अगर आप एडजस्ट करोगे तो आपका आ जाएगा सॉरी, ये अगर टैक्सेस को एडजस्ट करोगे आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ये देखिए, ये जो अमाउंट है ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे, 16,875 मिलियन का नेट प्रॉफिट था आपका 2019 का मार्च में, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्या हो गया, लॉस में कन्वर्ट हो गया है। नेट में बात कर रहे हैं हम लोग, 3,06,642 रुपये का मिलियंस, 3,06,642 मिलियन का लॉस है फॉर द ईयर 2020। वाई इतना ज़्यादा गैप क्यों? देखो, ये जो प्रॉफिट था यहाँ पे 26,121, इसके बीच में जो हेडिंग है वो क्या है, एक्सेप्शनल आइटम। ठीक है, एक एक्सेप्शनल आइटम का हमने प्रोविजन किया हुआ है यहाँ पे 4,02,344 मिलियन का। क्या चीज़ का एक्सेप्शनल आइटम हो सकता है? ये नोट्स टू अकाउंट जो है वो आपको हेल्प करेगा। जब हम नोट्स टू अकाउंट देखेंगे वहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम का डिस्कशन ज़रूर कंपनी ने डिस्क्लोज किया होगा। तो ये जो एक्सेप्शनल आइटम है, ओनली दिस, इसी के वजह से वन टाइम, इसी की वजह से आपका लॉस ज़्यादा हुआ, इसी की वजह से आपका नेट प्रॉफिट में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। देखिए, 16,875 पॉजिटिव फिगर प्रॉफिट में थे आप, उसके बाद 3,06,642 का नेगेटिव फिगर आया, लॉस में कन्वर्ट हुआ ड्यू टू दिस एक्सेप्शनल आइटम। अगर आप ओवरऑल देखें तो नेट प्रॉफिट में गिरावट आया, डिक्लाइन है। सर कितने का डिक्लाइन है? अगर आप परसेंटेज में उसे कैलकुलेट करें तो -1717.14% का डिक्लाइन है इन नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। इज इट ओके? अब इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे देख रहे हो। ठीक है, तो क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम है, आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए या उतना ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहिए। हाँ, अगर ऑपरेशनल लॉस इतना ज़्यादा होता तो ये अलार्मिंग था, ये बहुत ही सरप्राइजिंग या शॉकिंग फैक्ट हो सकता था। जब हम नोट्स टू अकाउंट्स का डिस्कशन करेंगे वहाँ पे ये एक्सेप्शनल आइटम का डिस्कशन जरूर करेंगे। आई होप अभी तक आपको ये इसका इम्पोर्टेंस पता चल रहा है कि क्यों हमने लाइव डेमो इसका किया हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ फॉरेन एक्सचेंज और कुछ अदर एक्सेप्शनल आइटम्स का एडजस्टमेंट्स इसने किया हुआ है। ये करने के बाद नेट में आपका ये फिगर आ गया 54, ये वाला जो है 168 मिलियन का। ओके, हमको इसको कंसिडर करना है। नेट बेसिस पे सब कुछ, सारा फ्लक्चुएशन, सारा एक्सेप्शनल आइटम, प्रॉफिट लॉसेस जो भी है सब मिला जुला के हमारा ये फिगर बन रहा है। ओके, लेकिन स्टडी पॉइंट में या एनालिसिस पॉइंट के लिए यहीं तक का कैलकुलेशन ही आपको चाहिए होता है। ओके, आगे चलते हैं। हमको ईपीएस भी देखना है। ये सारा कैलकुलेशन होने का ये आपके लिए यूजलेस है यहाँ तक का पार्ट, क्योंकि आपका जो कंसोलिडेटेड है, ये जो ऊपर वाले फिगर्स जितने हमने बात किया वो सारे कंसोलिडेटेड था। तो ये कंसोलिडेटेड को ब्रेकअप किया हुआ है कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कितना शेयर है और अपना ओनर का या जो भारतीय एयरटेल के जो प्रोमोटर्स हैं उनका कितना शेयर है। ओके, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारा पर्पस के लिए। अब लास्ट पार्ट, इस पीएल का लास्ट पार्ट में आते हैं ईपीएस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 जब हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे ईपीएस का पूरा डिस्कशन करेंगे ही। बहरहाल आपको इतना तो समझ में आता ही है सर, ईपीएस मतलब अर्निंग फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। वो करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर रहे हैं ना, ये देखिए 2019 में हमारा ईपीएस था भारतीय एयरटेल का 0.96 रुपीज़ पर शेयर। ओके, वो अब कितना हो गया 63.41 पर शेयर। सर ये तो अच्छा है? नहीं, नेगेटिव में, क्योंकि लॉस ऊपर है ना। ये देखो यहाँ पे भी लॉस है, ऊपर भी हमने नेट में भी लॉस ही किया है। ठीक है, तो जब लॉस करेंगे, जब आप प्रॉफिट लेते हो, आप इक्विटी शेयर होल्डर, सुख और दुख दोनों में साथ ही रहते हो आप जब इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आपको प्रॉफिट होता है कंपनी का तो शेयर करते हो आप, लॉस होता है तो भी शेयर करोगे आप। ये जो अर्निंग पर शेयर है इसीलिए नेगेटिव में दिख रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर ईपीएस का आप ग्रोथ या डिक्लाइन देखोगे, ईपीएस में भी डिक्लाइन हुआ है और ह्यूज डिक्लाइन हुआ है। आपका जितना था 0.96 ऑलमोस्ट ₹1 पर शेयर का ईपीएस था, वो अब 63 रुपीज़ का नेगेटिव पर शेयर का ईपीएस बन गया। तो डिक्लाइन हो गया 6500, 5.2% का डिक्लाइन है। ये जो सारे परसेंटेजेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं या जो भी कंसेप्ट यहाँ पे समझ रहे हैं, दीज आर द पॉइंट्स जो हम रेशियो एनालिसिस को और फर्दर करके आगे लेके जा रहे हैं कि ये हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर को समझने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, बस छोटा सा एक बात है, और इस वीडियो में ये वाला जो पार्ट है ये हमारा वर्कशॉप का फर्स्ट पार्ट है, इसका एक सेकेंड पार्ट भी आएगा। ओके, तो हम ना पेज नंबर 22 में चलते हैं। यहाँ तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीएल वाला पार्ट हो गया, हम पेज नंबर 22 में चलते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड, ये आपका पेज नंबर 22 है। ओके, अब इसके ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड जी, डेलॉयट एंड हैस्किन्स, ये कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। ठीक है, ये ऑडिट रिपोर्ट का पूरा सेगमेंट चालू हो गया पेज नंबर 17 से। इसमें मैं ये पेज में इसलिए आया ना, पेज नंबर 22 में, यहाँ पे आपको एयरटेल का पूरा जो भारतीय एयरटेल है नंबर 1, ठीक है, इसके पूरे एंटिटीज, पूरा जितने सब्सिडियरीज, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर जो भी है वो सब आपको यहाँ पे लिस्ट में मिलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्सिडियरीज, कितने सब्सिडियरीज हैं, जस्ट काउंटेड 67, 1 सेकेंड, 104, इतने सब्सिडियरीज हैं आपके, जॉइंट वेंचर भी हैं आपके। तो कितना बड़ा एंटिटी है वो आप बस जस्ट इमेजिन। आप कंसोलिडेशन का एक एक ही सब्सिडियरी होता है, उसको कंसोलिडेट करते हो, आपने वो चैप्टर पढ़ा हुआ है। 104 सब्सिडियरीज हैं भारतीय एयरटेल के। तो जब ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड पीएल बना होगा तो कितना मेहनत करना पड़ा होगा सबको इसके पीछे, तब जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने तैयार होके आया हुआ है। सो ये आपका ऑडिटर की तरफ से डिक्लेरेशन था, ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट था। ऑडिट रिपोर्ट में एक बार जाते हैं, एक बार जस्ट ओवरव्यू करा रहा हूँ मैं आप लोगों को। आई होप ये आप पहले भी देख चुके हो, और अगर नहीं भी देखे हैं तो इस तरह के जो हैबिट्स हैं ये आप प्लीज़ अपने में लाएं। ऑनलाइन सब कुछ आजकल इंटरनेट पे आपको मिलता है, बस आपका विलिंगनेस का ज़रूरत होता है। दिस इज़ द ऑडिट रिपोर्ट पार्ट, ये आपका पेज नंबर 18 से है। ओके, ये आपका ऑडिट रिपोर्ट, आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं पूरा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइव वर्कशॉप, जो कि हम पीएल के ऊपर पूरा लाइव वर्कशॉप किए, भारतीय एयरटेल का रेशियोज को समझने का कोशिश किए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें पूरा बैलेंस शीट को लेके एनालिसिस होगा। उसमें बैलेंस शीट में हमने जो जो कंसेप्ट सीखे उसी को ही अप्लाई करके हम बैलेंस शीट को भी एनालिसिस करेंगे। टिल देन आप पढ़ाई करें, अननेसेसरी चीज़ों में माइंड को डाइवर्ट ना करें, फोकस रखें। एग्ज़ाम जैसे कल है, रीड और प्रैक्टिस लाइक के एग्ज़ाम मेरा कल है, आज मुझे ख़त्म करना है सब, उस अंदाज से आप पढ़ाई करें। स्टडी हार्ड, बी सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर पेशेंस एंड टाइम।